ओके सो हमारा आज का जो सेशन है दैट इज कि सिटीजनशिप राइट। सो सिटीजनशिप को इसके पहले की चीज़ें रिवाइज कर रहे हो आप लोग। ओके गुड। तो उसको रिवाइज करना है और चीज़ों को तभी वो एक दूसरे के साथ लिंक करना है। चलो खैर, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, समझेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है। इसके बाद से इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मे बी, लेकिन बट कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं सिटीजनशिप से, बस इसलिए हम कह सकते हैं इसको। अदरवाइज अगर हम ये सोचें कि नहीं बहुत ज़्यादा है कुछ खास, तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। खैर, चलो इसमें हम ये देखेंगे कैसे क्या स्टार्ट हुआ। वैसे सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप सॉरी, सिटीजनशिप की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ गिवन इन पार्ट 2। ये पार्ट 2 में है और ये हमारा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें दी गई हैं, जो एक डिस्कस किया गया है कि कैसे क्या है चीज़ें, बाद में अमेंडमेंट हुई हैं, चीज़ें काफ़ी आई हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो सिटीजनशिप के बारे में दिया है वो आपके किस बारे में दिया है, जो बिफोर, ठीक है, बिफोर 1950, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं, अडॉप्ट नहीं किया गया जब तक, उससे पहले की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैक्सिमम मेंशन किया गया है। और ये खास करके उससे और पहले भी हम बात करें, मतलब 1950 से पहले 1948 की बात होगी, इसमें 1947 की बात होगी, लेकिन बाद में इसमें एक्ट आए 1995, ऐसे करके बाद में अमेंडमेंट चीज़ें हुई और बदली भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, तो वो अलग हम उसमें डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर कभी खास करके बात करें, अनडिवाइडेड इंडिया की बात है इसमें, उस टाइम की बात। और जैसे डिवाइड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने से पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने पूरी तरीके से 29 अगर 26 नवंबर की बात करें 1950, सो उस चीज़ के हिसाब से अगर देखें 49, तो 49 सॉरी, तो उससे जस्ट पहले की सारी चीज़ें हुई हैं। फिर 50 में, जो 26 जनवरी 1950 में जब हमने इसे वो कर लिया, पूरी तरीके से हमारा रिपब्लिक हो गया, तो उसके बाद से हमने अमेंडमेंट किए हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ इसे डिटेल में, तो हमारी इसकी पहले की स्टोरी है, इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसका फ्रेमवर्क देखेंगे, इनकी चीज़ों को देखेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से, रिलेटेड पॉइंट्स को यहाँ से। If we talk about the citizenship is the status of a person, who is recognized through a custom or law as a legitimate member of the sovereign state or nation। यानी एक हमारी पहचान है, सिटीजनशिप क्या है, एक पर्सन की पहचान है, आइडेंटिटी है, रिकॉग्निशन है कि इस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। इफ़ यू गो समवेयर एंड गो टू अब्रॉड, एंड सो अब्रॉड में जाते हो तो कैसे आपकी पहचान होती है कि वेयर आर यू फ्रॉम। सो यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम नाइजीरिया, वेयर आर यू, दैट दैट इज द सिटीजनशिप। सिटीजन वही सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप बेसिकली इट इज अ स्टेटस, ये एक स्टेटस है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टेटस है। कैसा स्टेटस है पर्सन का, जो आपको पहचान दिलाता है, रिकॉग्निशन दिला, रिकॉग्नाइज, ठीक है, जो आइडेंटिटी देता है। ये कैसे देता है, थ्रू द लॉ। ऐसे तो देगा नहीं, रिकॉग्नाइज करेगा आपको, थ्रू लॉ हो सकता है,
कस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तभी आप किसी भी नेशन के लॉ के, तभी आपका पासपोर्ट का भी देखा जाता है आप कहाँ से हो। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप। कई बार क्वेश्चन फिल्म्स में आया है ये, बहुत टाइम से इससे बारे में पूछा गया है। बट आधार कार्ड उसके कोई वैल्यू नहीं रखता है। आधार कार्ड ओनली आपका डोमिसाइल बता सकता है। ठीक है, और आप अभी कहाँ रह रहे हो, क्योंकि आधार कार्ड कभी भी चेंज कराया जा सकता है एड्रेस उससे। लेकिन आपका वोटर आईडी कार्ड, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सिटीजनशिप, दैट ऑल्सो पार्ट। एंड पासपोर्ट। हाँ जी। राइट राइट। हम्म। नहीं, आधार कार्ड दूसरे का नहीं हो सकता है। दूसरे का नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सर रिप्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेटमेंट में बोला है कि ये आधार कार्ड कोई ऐसे जरूरी नहीं है बनाना। बनेगा इंडियंस का ही, जो इंडियन है बनेगा उन्हीं का। लेकिन सभी का होना इंडियन में, कि सभी के पास आधार कार्ड हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप डोमिसाइल जहां पर रह रहे हो इंडिया में ना, उसका डोमिसाइल का आपका है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप क्या हो, मतलब एक डोमिसाइल का कह सकते हो ऐसे पहचान की, ऐसे नॉर्मली डोमिसाइल की पहचान, ना कि नेशनल सिटीजनशिप की पहचान नहीं कह सकते इसको। ठीक है। हम्म। तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बेसिकली सिटीजनशिप है स्टेटस ऑफ अ पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू कस्टम और लॉ एज अ legitimate मेंबर ऑफ द नेशन और सोवरेन स्टेट। नेशन इसको क्या करता है, सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजनशिप की तो पहचान तो होगी, लेकिन इस सिटीजनशिप को ग्रांट कौन करता है? सर्टेन राइट्स प्रिविलेज, कि आपको यहाँ की सिटीजनशिप है, अपनी सिटीजनशिप। कोई भी नेशन, तो कोई नेशन जो होता है, अ नेशन, अ सोवरेन स्टेट, कोई भी हो, अ सोवरेन स्टेट, ठीक है, ग्रांट्स, ये ग्रांट देता है कि आप हमारे यहाँ के सिटीजन हो। ग्रांट सर्टेन राइट, आपको सिटीजनशिप के साथ कुछ ऐसी राइट देता है जो सभी के पास नहीं हो सकते। आप सिटीजन नहीं हो तो आपके पास राइट नहीं होंगे। सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेज, लाइक जैसे कि अभी आप देख लो कि हमारे देश में सपोज करो कोई वेलफेयर स्कीम है, वो किसके लिए है? अपने कुछ लोगों के लिए है। आप सिटीजन हो तो आप वोट डाल सकते हो, वोट का राइट है आपके पास, दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, आप बेनिफिट गवर्नमेंट के ले सकते हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि नेशन अपने सिटीजन्स के लिए देता है, ना कि सभी के लिए देता है। सो सिटीजन, a nation, our sovereign states grants certain rights and privilege to its citizen, अपने सिटीजन के लिए करता है। एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश, बात ये भी है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है लाइक यूएसए, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग और कंट्री की अलग, नेशन की अलग लेना पड़ता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ एस्टैब्लिश अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है बेटा। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज, ये सभी के लिए, फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, एंड ऑल्दो द टर्म सिटीजनशिप इज नॉट ऑफिशियली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसे, कई बार क्वेश्चन आता है दिस इज, कि ये अब देखो बहुत छोटी सी बात है, इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर फ्रॉम द आर्टिकल 5 to 11, इसके बीच में दिया हुआ 11, 5 से लेकर 11 तक, बट इट इज नॉट ऑफिशियली डिफाइंड एक्चुअली व्हाट इज सिटीजनशिप। टर्म सिटीजनशिप नॉट डिफाइंड, ये वर्ड याद रखना। ये जो टर्म है सिटीजन, उसमें ये बताया गया सिटीजनशिप लेते कैसे हैं और कैसे छोड़ेंगे, कौन कौन नागरिक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली डिफाइन सिटीजनशिप क्या होता है
ये डिफाइन नहीं हुआ है, ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया, वैसे सभी को मालूम है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म सिटीजनशिप officially is not officially defined, is not officially defined in the constitution. The article 15 to 11 outline the framework of the citizenship एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट क्यों किया गया है? यानी कहा गया है कि सिटीजनशिप का फ्रेमवर्क जो आउटलाइन है 5 to 11, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया, स्टार्ट हुई, उससे जस्ट पहले तक की सारी चीज़ों को दिया गया है इसमें। इस वजह से इसमें सिटीजनशिप का वैसा मैटर नहीं है कि हमारे यहाँ कैसे लोगों को जो उसके बाद आए हुए हैं, मतलब एक डेट फिक्स की गई थी जुलाई 1948, उसके पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, उसके बारे में मैक्सिमम डिफाइन किया गया है इन आर्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये है। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसमें और भी समझते हैं, फिर हम इसमें आर्टिकल्स में चलेंगे। डोंट वरी कि हम आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है, एक एक आर्टिकल्स को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो सिटीजनशिप है, अबाउट द सिटीजनशिप, वो कैसे कैसे किस बेस पर स्टार्ट करते हैं। अबाउट इंडियन सिटीजनशिप, ध्यान से समझना है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप। हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप किस टाइप का एस्टैब्लिश किया है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश है। सिटीजनशिप, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैं थोड़ा सा, एंड ये इससे यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे याद आ गया, यूसीसी, वो भी आप पढ़ सकते हो। मतलब ये अगर यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिविल सिटीजनशिप की बात करें, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप, इसका मतलब है एज अ नेशन नोन एज, इसी को हम क्या जानते हैं, इसी को हम कहते हैं नोन एज नेशनल सिटीजनशिप, नोन एज नेशनल सिटीजनशिप। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम ये, इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप में होता है क्या है, इलिमिनेटिंग द नीड ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट बेस्ड सिटीजनशिप। हम इसमें कि जो हम हमें अगर कभी नीड हो डिस्ट्रिक्ट, और ये अगर ना भी लें हम, स्टेट बेस्ड सिटीजनशिप को एलिमिनेट करता है बेसिकली। यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप में क्या होता है, ये इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप, सभी के लिए सेम और एक ही, ये लिख लो आप सीधा सीधा, सिटीजनशिप। स्टेट बेस्ड को एलिमिनेट कर देता है यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सिटीजनशिप, एलिमिनेट स्टेट बेस्ड सिटीजनशिप। ठीक है, ये चीजें इसे यहाँ से एलिमिनेट कर देता है, तो ये है हमारा। अब आते हैं हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं पर अभी कर देते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें, एवरी पर्सन, ध्यान से समझना, इसमें कौन सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें, एवरी पर्सन हु वाज डोमिसाइल्ड इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन, ये नॉर्मल सी बात है, ध्यान से समझना, बाद में हम उसमें चलेंगे आर्टिकल्स में।
अभी आर्टिकल्स के पहले की बात कर रहे हैं ऐसे। एवरी सिटीजन या एवरी पर्सन हु वॉज, हु इज नहीं, हु वॉज, ध्यान रखना इसमें, हु वॉज डोमिसाइल्ड इन इंडियन टेरिटरी, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये तब की बात है या तो अनडिवाइड, इसका मैक्सिमम पॉइंट लिया गया है, मैक्सिमम चीजें ली गई हैं अनडिवाइडेड इंडिया से, जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। और पाकिस्तान जब गया उस टाइम पर अंग्रेजों ने अलग तो कर दिया, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे लोग, आप गदर मूवी देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे खास करके पंजाब वाले एरिया में बहुत लोग मरे हुए थे उस टाइम पर। दंगे हुए, लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मरे। उस टाइम पे गांधी जी ने इस चीज को कहा भी कि चलो ठीक है, जो लोग यहाँ हैं, आ रहे हैं, उन्हें कोई ऐसी चीजों को लेकर नहीं कि सिटीजनशिप उन्हें नहीं दे सकते, भारत में रह नहीं सकते, ये नहीं, उन्हें पूरी छूट थी। कई बार इसीलिए गांधी जी को लोग बुरा बोलते हैं, गांधी जी जब बंटवारा हो गया था तो क्यों कहा गया, लेकिन वो उस टाइम का जो चल रहा था ना, कितने लाख लोग मरे। तो आदमी जिसने ये सपना देखा ही ना हो ऐसा होने का कि ये कभी ऐसा होगा, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने। अब वो हो जाए उनके सामने तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारा देश है, हम साथ में मिलकर फ्रीडम मिली है, हमें सबके साथ में फ्रीडम मिली है, ऐसे नहीं इंडिपेंडेंस मिली है। तो उस चीज को वो अ, सही करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई जो आ रहा है उसको भारत में रहने दो, भारत की नागरिकता उसको भारत का ही होगा, कोई उसे फॉर्मेलिटी वो नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे टाइप का एवरी पर्सन हु वाज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट यानी जनवरी 26 1950, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट, ये सभी जगह वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है 26 जनवरी 1950, मतलब जो यहाँ का इस टाइम तक, जब तक संविधान नहीं बना उस टाइम तक हमारे भारत इंडियन टेरिटरी में था, वो भारत का सिटीजन ऑटोमेटिकली हो गया था। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले तक, 26 जनवरी 1950 से पहले तक जो हमारे भारत में थे, वो कैसे आए मैटर नहीं करता, वो हमारे भारत के सिटीजन थे, डोमिसाइल्ड थे, वो सिटीजन बन गए। एंड सेकेंड पॉइंट इज, इसी में एक छोटी सी बात और, एंड वॉज बॉर्न इन इंडिया, एंड अगर हम इसमें एक पॉइंट और करें, एंड वॉज बॉर्न इन इंडिया, अब भारत में वो जन्मा हो, उससे उस टाइम तक बॉर्न इन इंडिया, नॉर्मल छोटी सी बात है ये। अभी अभी आर्टिकल्स में मत जाओ, आप इसको समझो, नॉर्मली बात, फिर आर्टिकल में चले जाना। इंडिया, इधर, इधर ऑफ हिज आर हर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ये भी आर्टिकल से मिलेंगे अंदर, लेकिन फिर भी आपको वैसे नॉर्मली समझना है। पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुए हो, उनके पेरेंट कोई ऐसे रहे हो। या फिर हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि कैसे, हैड बीन ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, इन इंडिया फॉर at least 5 years become an citizenship in India, at least
5 years became an Indian citizen. ठीक है, इस चीज को हम याद रख सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये छोटी सी बात थी जो समझना था। आगे इसी से पूरा चीज समझ आ जाएगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप का। फिर भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग और भी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स का कैसे, नॉन सिटीजन मतलब एलियंस, उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है। हु आर द सिटीजन्स एंड हु आर द एलियंस। ठीक है, ध्यान से समझना। हैव यू डन दिस? ओके, एंड सिटीजन तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वैसे। सिटीजन कौन से हैं? सिटीजन्स, एंड सेकंड इज नॉन सिटीजन। अगर यहाँ पर बात करें, नॉन सिटीजन, नॉन सिटीजन ऑल्सो कॉल्ड एलियंस। ओके, so the population of a state is divided into two categories। मतलब किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन अगर बात करें, दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड होती है। सो इसका मतलब दो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो हम उसको बोलते हैं एलियन एंड स्टेट की डिवाइड। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड टू सिटीजन्स। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लोग हैं, जो इंडिया के फुली मेंबर हैं। फुली मेंबर का मतलब जो हम कंप्लीटली रह सकते हैं इंडिया में, कहीं भी टहल सकते हैं, कोई लैंड खरीद सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे आर कॉल्ड सिटीजन्स। मतलब सिटीजन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ये फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट एंड वो, ठीक है, टू इट। रीजन इज दैट एंड दे कैन एंजॉय, दे एंजॉय सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट मैंने बताया ना, हर तरह उसके कुछ राइट्स होते हैं, वो भी हम इसमें बात करेंगे। जैसे आर्टिकल 15, उसके ऊपर आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, ये सारा हमारा इसमें काम करता है सिटीजन के अंदर। इसकी डिस्कस करेंगे कि राइट्स ग्रांट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से राइट हैं जो सिटीजन अपने सिटीजन पे काम करते हैं, चीज़ों पे काम करते हैं, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो वो नॉन सिटीजन एलियंस मीन्स ऐसे वो पर्सन आर सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, किसी अदर कंट्री से आया हो। अदर स्टेट का ये स्टेट, इंडियन स्टेट का मतलब नेशन। इंडियन स्टेट मीन्स नेशन, यानी कंट्री की बात हो रही है। अदर स्टेट मीन्स अदर कंट्री। ठीक है, ये citizens from other state hence don't enjoy all the civil and political right। ये हमारे enjoy नहीं कर सकते, ना ही सिविल राइट एंजॉय कर सकते हैं सारे, और ना ही पॉलिटिकल राइट एंजॉय कर सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, और इनमें भी है दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं नॉन, ये एलियंस में। एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं, फ्रेंडली एलियंस,
दूसरे हैं इनेमी, इनेमी एलियंस। ये फ्रेंडली क्या है, जो वो स्टेट जिनसे हमारा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है। ये वो है जहां से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, जैसे पाकिस्तान खास करके, बहुत अच्छे हमारे नहीं है, एलियन वैसे नहीं है। हम रख लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं घूम सकते हो। बांग्लादेश ऐसे नहीं हो सकता, नॉर्मली ऐसा है। बट ये यहाँ से हम नॉर्मली कुछ चीज़ों को, उन्हें कुछ चीज़ों का राइट रहता है, घूम सकते हैं, ज़्यादातर एंजॉय थोड़ा बहुत, वैसा नहीं एंजॉय कर पाएंगे पॉलिटिकल सिविल राइट्स को, बट थोड़ा बहुत उन्हें फ्रीडम रहेगी यहाँ करने के लिए, घूमने के लिए। ये है इसमें एलियंस में दो टाइप का। राइट्स जो है हमारे पास, राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन, ठीक है, ग्रांटेड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब इसमें से बात करें कौन कौन से राइट की बात हो रही है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 29 सॉरी 29 एंड 30। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें मैक्सिमम चीजों को यहाँ पर बताता है। साथ ही साथ इसमें ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप की क्या है वो भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें खास करके ये आर्टिकल 15 क्यों, राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें मैंने बताया कि इतने आर्टिकल्स हैं इसके अंडर में। अब आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो अगर फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, इसमें इसमें क्या है, इसमें है राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किसमें, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारे किसी भी सिटीजन पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लागू होगा, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट द, उसके पास राइट रहेगा इस बेस पर, ये नहीं कि सिटीजन है सो उसको ये चीजें कई बार फेस कर नहीं फेस कर सकता वो इन चीजों को। दूसरा है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यू नो, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई पॉलिटिकल राइट में किसी एक पर्सन को मिल रहा है तो दूसरा भी मिलेगा, किसी उस पर रोका नहीं जाएगा। 19, एक्सप्रेशन के लिए, हर चीज के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, सभी में आपको फ्रीडम है। 29 आपको देखें, 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सभी के पास है। तो ये हमारे सिटीजन्स का हक है ये, ठीक है। एंड खास करके जो मेन राइट है, राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये भी हमारे सिटीजन का ही राइट है, ओके। राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसमें लड़ सकता है। एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड द सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, इसके पास ये भी है, एलिजिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सके, सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बाहरी कोई नहीं बन सकता इंडियन सिटीजन के अलावा, ठीक है। ये खास बात हो गई, तो इसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स क्या क्या है हमारे यहाँ, उसकी बात करेंगे। मैं सीए बिल से लेकर हर चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा, केवल इतनी सी छोटी सी चीज नहीं रहेगी, हर चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हो गया डन, ओके। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, हमारे सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या है, यानी हमारी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज ऑफ
सिटीजन्स। सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है? सिटीजन्स की अगर ड्यूटी बात करें, और वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी किस में दिए हैं? पार्ट 4 ए में दिया हुआ है। ड्यूटीज की फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। ठीक है। सो इसके अंदर हमारा सिटीजन की कुछ ड्यूटीज है, वही सिटीजन की ड्यूटी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। देयर ऑब्लिगेशन, देयर ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स, ध्यान से समझना, ऑफ सिटीजन्स टू कैरी certain duties, certain duties. In Indian Constitution, Part this outline of 11 fundamental duties to promote, इसमें ये है, एंड देख लो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ए में गिवन है सारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 ए outlines 11 fundamental duties, 11 fundamental duties to promote patriotism and strengthen unity among its citizen, among its citizens। ये ध्यान रखना, ये ड्यूटीज क्या करती हैं? पैट्रियोटिज्म को प्रमोट करती है, एंड एक यूनिटी, जो सिटीजन्स के बीच में यूनिटी है, हमें सभी को अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर सभी हम कमिटेड हो जाएं अपनी ड्यूटीज के लिए, देखिए यूनिटी वहां पर बनना शुरू। जैसे आप घर में अगर कह दें कि सभी का काम है कि सभी लोग कमाएंगे या सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई भी बिजनेस होगा, तो एक अलग बॉन्ड बनता है, अलग यूनिटी बनती है। ऐसे कंट्री के लिए भी है, अगर सभी अपनी ड्यूटी को समझ लेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। इस चीज को बोला गया है यहाँ पर, बेसिकली बात कही गई है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। इसके उसमें देखा है, डिस्पाइट इट्स फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया डज नॉट प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि लाइक यूएसए, यूएसए में सिंगल नहीं डबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में डिफाइन भी नहीं करता है कि कैसा हमारा सिटीजनशिप के, खास करके उसके ऑफिशियली स्टेटमेंट या डेफिनेशन नहीं देता है वहां पर। दूसरा, एक जो बहुत चर्चा में था 2029 में, वो 2019 में अगर बात करें, सी ए बी बिल, बाद में सी ए बन गया जब एक्ट पास हो गया। और दूसरा एनआरसी, ये बहुत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसको बोलते हैं। ये लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा। मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिससे आपकी कोई पॉइंट इसमें रह ना जाए। ठीक है। केवल ये नहीं कि आर्टिकल पढ़ाया निकल गए, ऐसा नहीं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ध्यान से समझना, एनआरसी। इसको खास करके असम में ये काफी चर्चा में था बहुत पहले, थोड़ा सा, कि एनआरसी। बट पहले हमें इसको जानना है कि एनआरसी है क्या चीज, व्हाट इज एनआरसी। एनआरसी इज द रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ इंडियन सिटीजन। ये रजिस्टर करता है, नेम कंटेन करता है, किसके नेम बेटा? नेम ऑफ इंडियन सिटीजन्स के, इंडियन सिटीजन। और ये उस टाइम पे इसलिए चर्चा में आ गए, रीजन था कि उस टाइम पे जब भारत ने, इंडिया ने सीएबी बिल में बोला कि 6 कम्युनिटीज आ सकती हैं, 6 कम्युनिटीज इंडिया में इंटर कर सकती हैं फ्रॉम द 3 कंट्रीज। कहाँ कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। कौन कौन सी कम्युनिटी? 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी
वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गए। एंड क्रिश्चियन, मुस्लिम को नहीं रखा गया। और असम की बात जब हुई कि असम की लैंड में जाएंगे ऐसे, तो असम ने कहा कि भाई हमारे पास तो इतना खुद का नहीं है, बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है इसका, तो वहां से लोग आएंगे वहां ठहरेंगे, उनके पास इतनी जगह थी नहीं, तो इसलिए काफी बवाल इसमें मचा हुआ था। तो हम बात करेंगे, तो इसमें बेसिकली इसमें ये था कि इन, क्या बेटा? अच्छा, इस लिस्ट में मुस्लिम क्यों नहीं था उसके पीछे है, सीएबी बिल में मुस्लिम क्यों नहीं था, रीजन ये है कि सारी के तीनों ना सेकुलर कंट्रीज नहीं हैं, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम को क्या खतरा है? बाकी को खतरा था। अगर मैं अपने घर में मुझे खतरा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे बुआ के लड़के को मेरे घर में खतरा हो सकता है। तो हो सकता है जितना मुझे चीजें मिल जाएं, जितनी मुझे चीजें बेनिफिट मिलेंगी, वो शायद उनको नहीं मिलेंगी बेनिफिट्स। ठीक है। सो ये मेन ये होता है कि सिटीजनशिप में इसकी अगर बात करते हैं, इसलिए हमारा ये सिटीजन्स को हम लाने की बात करते हैं कि बाहर किसी भी कंट्री में, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें इसमें, सो ऐसा नहीं होता कि हम उस कंट्री के लोग, क्योंकि हम सेकुलर हैं, ऐसा नहीं कि और भी देश में नहीं रहा होगा, चाइना में भी बहुत बुद्धिज्म रहते हैं, बुद्ध के बुद्धिस्ट रहते हैं, क्या उनको उनको तकलीफ नहीं होती होगी? बहुत सारे हिंदू सिख रहते हैं। श्रीलंका में होता है, लेकिन श्रीलंका, ये चाइना, ये सेकुलर कंट्रीज अपने आप को बताती हैं, तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट ये सारे के सारे कैसे हैं, एक इस्लामिक कंट्रीज के उसमें फेमस है। अगर इस्लामिक कंट्री है तो इस्लाम में इस्लाम को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। और वहाँ उस टाइम पे थोड़ा चल भी रहा था ऐसा। यूएन का बीच में आया था, यहाँ पर काफी यूएन के उसमें कई लोगों ने क्वेश्चन किया भी था, तो यूएन ने कहा ये हमारा मामला नहीं है, आपका आप ये पर्सनल मामला है देश का, और उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। पहला तो ये है कि एनआरसी, मैंने जैसे बताया कि एनआरसी क्या है, रजिस्टर कंटेनिंग द नेम ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ओनली द टाइम ऑफ एनआरसी वॉज प्रिपेयर्ड वॉज, ये एनआरसी कब प्रिपेयर्ड किया गया था? 1951 में, बाय रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल पर्सन्स। जो हमारे 1951 सेंसस के दौरान जो भी इसमें पर्सन्स इनॉमरेटेड हुए, उन पर्सन्स को लेकर पर्टिकुलर उनका रिकॉर्ड रखा गया था, उनको एनआरसी का वर्ड दिया जाता है, एनआरसी उसे रखा गया है। ठीक है, वो बात अलग है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, लेकिन इसमें 1951 में ये प्रिपेयर किया गया था, और इसमें सेंसस हुआ 1951 में। उस सेंसस के दौरान इसमें कुछ जो इसमें रिकॉर्ड रखा गया जिन सिटीजन्स का, वो है। अब असम में क्यों इतना ज्यादा पंगा था इसका, ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्री स्टेट में, एनआरसी in Assam at the is present only Assam such has such a register. The citizens register sets out of identity foreign nationals in the state that border Bangladesh. बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंटर कर जाते हैं हमारे स्टेट में, जिनका कोई ऐसा इलीगल तरीके से, वैसे हमारे गृह मंत्री जी ने इसके लिए एक रूल बनाया था। ठीक है, 2018 में ही बना था, बॉर्डर से रिलेटेड, जिससे आप एंट्री ऐसे नहीं कर पाएंगे, और बॉर्डर डिसाइड की गई थी इतनी दूर तक, काफी वो लाइन का डिसाइड किया गया था। वो एक बार पढ़ेंगे तो, करंट में था, अभी भी न्यूज में आया था बीच में, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा याद है वो। तो इसमें क्या हुआ कि उस टाइम ये असम में ये रजिस्टर इस टाइप का उनके पास है प्रेजेंट में, और इसमें यह है कि आइडेंटिफाई करें कि फॉरेन नेशनल्स स्टेट में कौन कौन से हैं, जो खास करके जो जुड़े हुए बॉर्डर से हैं, जो कंट्री जुड़ी हुई हैं और बॉर्डर से लगी हुई हैं हमारे देश में या असम से, वो कौन कौन से हैं जो बिना सिटीजन के इंटर कर चुके हैं वहां पर, तो उनसे बचा जा सके, इसलिए वहां पर एनआरसी लागू किया गया खास करके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सिटीजन प्रोविजंस, जो आपके आर्टिकल 5 से 11 तक की बात है, 5 to 11। और ये सिटीजनशिप ऐसा नहीं, सीएबी बिल हमारा आया 2019 में, और एक्ट भी पास हो गया इस टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आया था, इससे पहले 1971 में भी आ चुका था। जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने इसको बोला था कि आप लोग वो कर सकते हैं इसमें,
आ सकते हैं इंडिया में। उन्होंने भी 6 कम्युनिटी को ही मेंशन किया था उस टाइम पर। ठीक है। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम द आर्टिकल 5 to 11। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द परमानेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजन इन इंडिया। इस पॉइंट को जरूर रख लेना है, यहां तक जरूर मेंशन है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब, ध्यान से समझना, डज नॉट, इंडियन, ये पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लिखने की या एग्जाम में प्रीलिम्स में खास करके जो पड़ती है। ये छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं जो ध्यान नहीं देते, हम छोड़ देते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना, डज नॉट प्रिस्क्राइब अ परमानेंट प्रोविजन relating to citizenship in India। Citizenship in India। Okay, and it exclusively define identifies those who become citizen of India on its इंसेप्शन की बात करें जनवरी 1950। एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई किया गया है जो भारत के सिटीजन बन चुके हैं, ये बने ऑन इट्स इंसेप्शन, यानी जनवरी 26 1950। बट इसमें साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ एक्वायरिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप आफ्टर इट्स इंसेप्शन। ध्यान से इस पॉइंट को भी याद रखना है। इट डज नॉट address the issues of acquiring or losing citizenship after inception। आफ्टर इंसेप्शन, इंसेप्शन में जानते हो 26 जनवरी 1950, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना है, थोड़ा ध्यान से हर चीज को समझोगे तो हर चीज समझ आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ परमानेंट provision relating to citizen of a citizen in India and does not address the issues acquiring a losing citizen after the inception, and it authorize parliament, खास करके जो कोई भी सिटीजन के लिए बात है, आफ्टर अगर इसकी बात की बात करें तो किसके पास अथॉरिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं हमेशा फिर से एक बार बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 to 11 मेंशन है, वो भी कमेंसमेंट तक से कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर उसकी बाद के सिटीजन की बात करें तो उसके पास अथॉरिटी, किसके पास अथॉराइज किसको किया गया? पार्लियामेंट को बेटा। पार्लियामेंट इस चीज को रूल बना सकता है और रूल घटा सकता है। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसको अथॉरिटी की दी गई है, उसको अथॉराइज किया गया है। इसके बाद की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की बात, पहले तक लेबन तक आपका अनडिवाइडेड इंडिया जो डिवाइड हुआ उसके हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अथॉरिटी जो आज की डेट में चलती है सिटीजनशिप की, वो हमारा पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज authorizes parliament to enact legislation to address such issues as well as any other citizen related issues, any other
citizenship related issues. Okay, Parliament enact the Citizenship Act 1955. ये भी इनैक्ट किया. Parliament enacted the Citizenship Act of 1955, which has been revised from the time to time. जो कि टाइम टू टाइम सिटीजनशिप को रिवाइज किया भी है. ठीक है. ओके. सो ये पॉइंट यहाँ तक इसको समझना जरूरी है. अभी हम थोड़ा सा 20, अब इसके बाद आता है कि इसके बाद क्या असर हुआ है. हाँ, 55 के बाद रिसेंटली 2019 में सिटीजनशिप एक्ट हमारा बनाया गया. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी CAA जिसे बोलते हैं. 2019 बी तक बिल था, पास होने के बाद CAA हो गया. और इस CAA बिल का, CAA एक्ट का जो 2019 था, इसका मेन एम था, क्या एम था? इलीगल ग्रांट सिटीजनशिप. किसको ग्रांट करे सिटीजनशिप? टू इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आ चुके हैं भारत में, उनको हम सिटीजनशिप देते हैं, जो वहां पर परेशान हो रहे हैं. खास करके वो जो मैंने 6 कम्युनिटीज बताई हैं आपको: हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन. उन सभी को सिटीजन दे दिया जाए. उसी वजह से असम में थोड़ा सा बवाल उठाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप हमारे स्टेट में नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि हमारे पास वैसे भी लैंड कम है. और असम का और नागालैंड का वैसे भी लड़ाई चलती है इस बारे में, बॉर्डर को लेकर, जगह को लेकर. न्यूज़ प्लेसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. तो ये हम नहीं ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, और बाकी जगह रह सकते हैं भाई. इनको, इनके लिए वहाँ प्रॉब्लम है, इनके साथ वहाँ गलत होता है. सो दैट्स वाई जो CA बिल है 2019 ग्रांटेड द परमिशन कि इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाए, और वो इजी तरीके से रह पाएंगे. मुस्लिम्स को नहीं दिया गया बिकॉज दे आर द मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज. ठीक है. इस वजह से अब बात आएगी कि सर इतनी बड़ी कहानी तो होगी, लेकिन आर्टिकल तो आपने बताया ही नहीं. स्टोरी स्टोरी चल रही है, तो मैं आर्टिकल्स की थोड़ी बहुत डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है. और फिर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे साथ में अलग से. अब 5 to 11 की बात करते हैं इसमें. आर्टिकल 5 to 11. नंबर 1, आर्टिकल 5 क्या कहता है, इस चीज को समझना है. एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की मतलब आज के टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. जो हमारे एक्ट बनाए गए वो सारी चीज़ों को लेकर, उसके हिसाब से मैं आपको सारा बताऊंगा. लूज ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा, ओवरसीज सिटीजनशिप कैसे होगी ऑफ इंडिया की. तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें आर्टिकल 5 to 11 पढ़ लेना. बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है. ये आपके हर बुक में दिया, सेम ही पढ़ना है, सेम ही दिया होगा. मैं इसके बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा. ओके. तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना है यहाँ पर स्टार्टिंग से पहले. सिटीजनशिप at the commencement of the constitution. ठीक है. आर्टिकल 5 बेटा कहता है अ पर्सन. बड़ी छोटी छोटी सी लाइन है, बस उतना पढ़ लेना है. अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया. बाकी आपकी बुक्स में दिया है बॉर्न इन इंडिया. आर द पर्सन must have been an ordinarily resident in territory of India
of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the Constitution of the Constitution. ओके, ये आर्टिकल 5 कहता है। एंड आर्टिकल 6 कहता है, क्या कह रहा है ये? सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैव सिटीजनशिप राइट। लेकिन इसके लिए डेट फिक्स है, ठीक है, 1948, याद रखना, जुलाई 1948। आपको उसमें मिल जाएगा, आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और लक्ष्मीकांत में भी दिया है, ठीक है। इतना कर लो, फिर आगे भी बताते हैं। वो काम कर जाएगा, एनसीईआरटी रेफर करो। और लक्ष्मीकांत कर सर, लक्ष्मीकांत देखो प्रीलिम्स के लिए बड़ी हेल्प करता है। वैसे मैं बता ही रहा हूँ तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना खुद डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है, कि कोई बुक आपको फॉलो करनी पड़े एनसीईआरटी के अलावा। लेकिन फिर भी एक बार अगर जाना चाहो तो उसमें देख सकते हो, मैं फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ। आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि आप एक बार जरूर लक्ष्मीकांत जरूर गो थ्रू हो जाओ, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, so इसलिए मैं अकेले डिनाई नहीं कर सकता उस चीज़ को। अब बहुत बड़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, डीडी बसु ये सब, ठीक है। तो वो लेकर हम बहुत बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से कई बार इसमें आता है कि जैसे कि मैं अगर सिटीजन ऑफ इंडिया की बाय बर्थ, बाय ये सब चीज़ें, कैसे जुलाई कैसे चीज़ें आई, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे इसमें। खास करके आर्टिकल 5 में एक पॉइंट और है, आर्टिकल 5 की अगर बात करें, स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसमें कभी कब कमेंसमेंट की बात है, कमेंसमेंट की मतलब 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ तक की। और इसमें मैंने लिख भी दिया ऊपर एक पॉइंट, एंड आर्टिकल 11 गिव द पावर टू द पार्लियामेंट। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ, इंडिया में रेगुलेट करे कि सिटीजनशिप कैसा बनाना चाहिए, उसके लिए लॉ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और इसके लिए इनेक्ट किया गया एक्ट आया 1955 में, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इसके साथ जैसे मैंने पहला बताया कि ये हमारा पर्सन बॉर्न इन इंडिया, भारत में जन्मा हो, A person must have been an ordinarily resident in territory of India. इंडिया की टेरिटरी में ही वो हुआ हो, जन्मा भी हो और यहीं पर रेजिडेंट हो, और 5 ईयर से कम ना हो यहाँ पर, ये चीज है। आर्टिकल 6 उसके लिए है कि जो पर्सन माइग्रेट होते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया ही, पर्सन सिटीजन, हाँ, क्या? पासपोर्ट कह रहे हो? अच्छा, 5 साल तक भारत में रह रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, 5, हाँ, अगर पासपोर्ट के साथ भी भारत में रह रहे हो कई बार, फिर आपको एक यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे कि 5 साल से इस वजह से रह रहा था। और केवल ऐसा नहीं घूमने की वजह से आए हो, आप यहाँ पर रह रहे हो काफ़ी टाइम से, और आपने उसका प्रूफ दे रहे हो कि मैं रह रहा था यहाँ पर, और देश के लिए मैंने किया भी है और देश में रहना चाहता हूँ, तब आपका वहाँ पर एक एप्लीकेशन जाता है, और एप्लीकेशन के साथ आपको वहाँ से सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद। अब इसमें है कि सिटीजनशिप, इसमें आर्टिकल 6 क्या कहता है? राइट, राइट्स टू सिटीजनशिप,
citizenship of certain persons who have migrated, ध्यान से समझना इसको, migrated to India from Pakistan। ये सभी जगह मिल जाएगा, ये छोटी सी चीज है कि हाँ सर, बट इसका डिटेल हमें समझना है। डिटेल क्या है इसका, यानी इसमें अगर हम बात करें कि ये खास करके सिक्स की बात करें तो इसमें हमने, यानी इसमें कोई भी पर्सन, खास करके इसमें एक पहला वर्ड इसमें यही आता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। पहला ये, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। लेकिन कब होगा, if, पॉइंट है if he are either either his parents, he or she, his or her parents are any of his or her grandparents was born in India as defined in the Government of India 1935, Government of India Act। इस एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन, उसमें से वो या उसके पेरेंट्स या उसके दादा दादी में से कोई भारत में अगर उसका जन्म हुआ है ओरिजिनली, सो वो हमारे भारत का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान में जा चला गया है वो बात अलग है, लेकिन उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही, ये नहीं कि पाकिस्तान में है तो वो भारत का नहीं माना जाएगा, माना जाएगा वो भी, क्योंकि पाकिस्तान 1935 में पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था। इसीलिए वहां से जो भी लोग आएंगे वो हमारे यहाँ पर, आप देख लो इसमें लिखा है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे भारत का सिटीजन उससे पहले तक हो जा रहा था, उससे कोई ऐसे फॉर्मेलिटीज अदा नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, 1930 ये पॉइंट को याद है, 1935 की बात कर रहा है, 1935 का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया अलग नहीं हुआ अभी, अभी पार्टीशन नहीं हो रहा इंडिया का। तो पार्टीशन से पहले पूरा इंडिया है हमारा, पाकिस्तान भी इंडिया है। तो उस टाइम पर कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में हुआ हो उनका जन्म, यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में क्यों ना हुआ हो आज की डेट में, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा अगर वो डिवाइडेड इंडिया में आ जाता है तब। ठीक है, हम्म, इसमें ऐसा है ना, देखो, आफ्टर पार्टीशन हम अलग हुए ना, बिफोर अवे आफ्टर पार्टीशन अलग हुए। अगर हम प्री पार्टीशन की बात करें, पार्टीशन से पहले, तो हम सारे एक ही इंडियन से थे। अब बात ये हुई कि जब अलग अलग हो गया और हमारा तो, क्योंकि बात ये थी कि हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल में पूरा इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया ही फाइट किया था। राइट, कोई ऐसा तो है नहीं कि डिवाइडेड इंडिया ने फाइट किया, पहले तो फाइट किया, फ्रीडम मिली, फिर अलग हुए हम, पार्टीशन हुआ। राइट, सो अब बात ये आती है कि अगर उस टाइम पे जिसने सपोर्ट किया हमारा, जो उस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबने अपना 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 कंट्रीब्यूशन दिया, और अगर आज किसी वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से या किसी पॉलिटिकल थ्योरीज की वजह से, जैसे टू नेशन थ्योरीज है, मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खां है, सर सैयद अहमद जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी है, इन लोगों की वजह से अगर दो देश बन जा रहे हैं, तो हमारा इंडिया, एक हमारे इंडिया से कट के बन रहा है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया नहीं है, इंडिया से कट के पाकिस्तान बना है।
तो ये था कि जो पाकिस्तान में रहना चाहता है वो रहे, लेकिन जो वहां से माइग्रेट होकर इंडिया आना चाहता है उसे कोई फॉर्मेलिटी की फॉर्मेलिटी पे नहीं करनी, अदा नहीं करनी है। वो आएगा और इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आने की बात है इसमें। फिर तो उससे फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी सारी। जब बन जाएगा, रूल है, फिर वैसा बनेगा। अगर पार्लियामेंट के हाथ में गया तो पार्लियामेंट रूल कुछ भी बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के रूल से पहले ये आ सकते थे और इनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराने की जरूरत थी। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, इन द केस वे सच अ पर्सन हु हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ, ध्यान समझना, 19th डे ऑफ यानी 19 जुलाई, 19 जुलाई 1948, ये ध्यान रखना। माइग्रेटेड बिफोर द 19th जुलाई ऑफ 1948। ये भी है, जो माइग्रेट होकर आए हैं वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे इंडिया की टेरिटरी में, और उन्हें भी उसी टाइम से यहाँ का सिटीजन माना जाएगा। इसके साथ साथ एक और भी इसमें पॉइंट रखा गया, इन द केस वेयर सच पर्सन्स हैज सो माइग्रेटेड और आफ्टर आफ्टर, ठीक है, ये बिफोर की बात हो रही है। बिफोर अगर आया है तो हमारे भारत का माइग्रेट, अगर माइग्रेट होके आया तो भारत का सिटीजन बन जाएगा। आफ्टर 19th यानी इस डेट के बाद जो आया है इंडिया में माइग्रेट हो रहा है, तो उसको हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये बात अलग है कि 1950 में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन 1947 में हम अलग हो गए थे चीजों तरीके से, और हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो रहा था। उस टाइम पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया जो था, वो इस एप्लीकेशन को, जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स होगा वो इसको अपॉइंट कर, किसी भी ऑफिसर जो अपॉइंट किए जाएंगे इसके बिहाफ पर, वो सिटीजनशिप में आपको रजिस्टर करेगा कि आप यहाँ के सिटीजन बनोगे कि नहीं बनोगे। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर इंडिया में आ सकता है। ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ में प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। और उसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1950 से पहले की बात है। उस टाइम पर एक ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता था, वो रजिस्टर करता था कि आप इंडिया के सिटीजन हो रहे हो इस डेट के बाद की बात। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। फिर इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमारा रूल रेगुलेशन बन गया, तो फिर तो हमारे फॉर्मेलिटीज और अदा करनी पड़ी। ठीक है। इसके बाद इसमें जो लास्ट पॉइंट है ये लिख लो, इसमें लिखते जाना है। अगर पॉइंट लिखना है तो वैसे लिख लो आप, मैं दोनों में लिखा देता हूँ। पहले वाले में ही आर सी, यहाँ पर he or she are either his or her parent or any of his or her grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, 1935, 1935। ठीक है। And second point is, in the case where such a person has so migrated before 19th July 1948, he has been originally or ordinarily
ordinarily, ordinarily, hmm. Resident in territory, in the territory of India, since the date of territory of India, since the date of his migration. Next point is in the case where such a person has so migrated on on migrated on R after the 19th July 1948, on R after the 19th July 1948, he or she has been registered as a citizen of India by an officer appointed on that behalf by the government of behalf by the government of Dominion of India Dominion of India of India on an application made by him, therefore therefore to officer such officer before the commencement of his constitution his constitution before therefore to such officer before the commencement of his constitution in the form and manner prescribed by that government prescribed by that government. And last point is ये आर्टिकल 6 के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, provided that no person shall be so registered, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. Preceding the date of his application. ठीक है, अब इसके बाद हमारा है आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, चीज़ों को लेकर अभी अभी हमें पढ़ना है, तो हम कल के पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके ओके बेटा, सो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।